हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। फिर आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी क्लास। वो क्लास क्या है? ये जो हमारी क्लास चल रही है 12th वाले जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए चल रही है। और यह क्लास क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा चल रहा था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर चल रहा था, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ठीक है। तो आज यूनिट 6 लेके आया हूं। यूनिट 6 का टॉपिक का नाम क्या है? फसलों की खेती का अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट। ठीक है। इसमें दो है, क्रॉप प्रोडक्शन फर्स्ट और क्रॉप प्रोडक्शन सेकंड। तो फसलों की खेती का अध्ययन फर्स्ट लेके आया हूं, उसके बाद हम सेकंड को देखेंगे। ये कितने नंबर का रहने वाला है? ये जो यूनिट है हमारा 5 नंबर का रहने वाला है। क्योंकि अब जो हमारा ब्लूप्रिंट है उसमें क्या है कि आपके जो अधिकतम क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये कितने नंबर का आने वाला है? ये 5 नंबर का आने वाला है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है और 1 नंबर का उससे सही विकल्प है, सही जोड़ियां हैं, रिक्त स्थान है, सत्य असत्य है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखो, पढ़ाना हमारा काम है, शेयर करना आपका काम है। देखो, ये क्लास क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी स्टूडेंट है उनका भला हो जाएगा यदि आप उनको शेयर कर दोगे। ठीक है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की फर्स्ट क्रॉप है हमारी धान की खेती, कल्टीवेशन ऑफ राइस। ठीक है। क्या? धान की खेती। ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आता है। इसमें एक ना एक क्रॉप अवश्य पूछी जाती है। ठीक है। जो आपका पांच नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से कितने नंबर का आना है? इस टॉपिक से 5 नंबर का आना है। तो 4 नंबर का एक क्या कर देगा? इस नंबर से कितने नंबर का आने वाला है? 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो 4 नंबर को क्वेश्चन बना देगा और 1 नंबर का क्या दे देगा? 1 नंबर का आपको सही विकल्प, सही जोड़ियां, सत्य सत्य या कुछ भी दे देगा। तो ये जो हमारा यूनिट है ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का रहने वाला है। और इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बनने लायक ये यूनिट है। मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है कि इस यूनिट से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बिना देरी किए हुए। देखते हैं राइस की कल्टीवेशन। ठीक। बस आप लोग एक बात किया करिए कि आप लोग क्लास अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि 5 से 6 घंटे एक पीपीटी को बनाते हैं, जब जाके आपको क्लास दे पाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। धान की खेती। तो पहले हम बात करते हैं उसके साइंटिफिक नेम, सॉरी बोटेनिकल नेम, उसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? राइस का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो ओराइजा और सटाइवा होता है। क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। राइस का यदि आपसे बोटेनिकल नेम पूछता है तो क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। इसका जन्म स्थान क्या माना जाता है? भारत या वर्मा या इंडो वर्मा भी कहा जाता है। तो राइस का वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा सटाइवा होता है। धान की फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी होती है या पोएसी होती है? क्या होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? भारत या इंडो बर्मा या बर्मा माना जाता है। बात करते हैं इसके दो रोगों के नाम। ठीक है। उसमें क्या, देखो पॉइंट टू पॉइंट लेके आए हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से। ठीक है। मित्रों, उस हिसाब से देखा जाए तो कल्टीवेशन बहुत बड़ा है। ठीक। तो देखते हैं इसके दो रोगों के नाम। तो इसके दो रोगों के नाम कौन कौन से हैं? एक खैरा रोग है, एक पत्तियों का जीवाणु झुलसा रोग है। कौन कौन से रोग हैं? एक खैरा रोग हो गया और दूसरा हमारा कौन हो गया? पत्तियों का जीवाणु झुलसा रोग। ये बात हो गई हमारे धान के रोगों के बारे में। अब बात कर लेते हैं धान के निराई गुड़ाई के बारे में। ठीक है। तो धान की खेती जिन क्षेत्रों में ऊंची मृदाओं में करते हैं वहां पर अवसर मिलने पर 20 से 25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई एवं दूसरी निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ने पर रुपाई के
40 से 45 दिन बाद कर देते हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि धान की खेती में हमें 1 से 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। ये पहली निराई कब करते हैं? धान की बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद कर देते हैं तथा दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद कर दी जाती है। निराई गुड़ाई का मतलब क्या होता है कि आपके जो अनवांटेड प्लांट है, वीड हैं या अन्य क्रोपों के पौधे हैं, उनको क्या करते हैं? खेत से निकाल देते हैं। बात करते हैं आगे। तो इतना समझ में आ गया कि इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है और राइजा सटाइवा होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। जन्म स्थान क्या माना जाता है? भारत या बर्मा माना जाता है। एक और लिख लो कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र संख्या। तो राइस में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। बात करते हैं आगे। अब उपज प्रति हेक्टेयर, धान की उपज हमें कितनी मिलती है? तो देखो, धान की औसत उपज 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाती है। धान से हमें कितनी उपज मिलती है? धान से हमें उपज 50 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त हो जाती है। बात करें बीज दर की, तो देखो सीड रेट राइस की अलग अलग होती है, लेकिन हमने एक सीड रेट लिख दी है। आप भी यदि इसी तरह एग्जाम में लिख दोगे तो पक्का है कि आपको यह यूनिट 4 नंबर देके जाने वाला है। ठीक है, तो इसकी सीड रेट क्या होती है? 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। धान की उपज कितनी है? 50 से 75 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से है। और आपकी बीज दर कितनी है? 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से रहती है। अब महत्व की बात कर लें तो आपको भी पता है कि चावल क्या है? हमारे देश का खाया जाने वाला पहला खाद्य पदार्थ है। मतलब क्रोपों में जो ऐसी क्रोप है जो सबसे पहले खाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली क्रोप है। ठीक है, उसके बाद व्हीट है और व्हीट के बाद मेज है। और यदि विश्व की बात करें तो विश्व में पहले नंबर पे व्हीट है। तो सबसे पहली खाए तो क्या कहने वाला है? इसमें भोजन के लिए चावल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त धान का प्रयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या कह रहा है कि चावल का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं और यह हमारे क्या है? हमारे देश की फर्स्ट क्रॉप है जो खाई जाती है। ठीक है, उसके बाद व्हीट आता है, उसके बाद मेज आता है। ठीक है, तो और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च पाया जाता है। और इसका महत्व क्या है? इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, जिसे हम पुआल कहते हैं, पुआल का उपयोग हम पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। और इससे जो हम राइस निकालते हैं उससे हमें भूसी मिलती है। भूसी का उपयोग भी क्या करते हैं? हम पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। तो ये हो गए इसके महत्व। ठीक है, अब बात करते हैं पौध तैयार करना। ठीक है, क्योंकि कहीं कहां पे ऐसा है कि कहीं कहां पे डायरेक्ट सीड सोइंग कर दी जाती है, खेत पे ब्रॉडकास्टिंग कर दी जाती है और सीडों को जर्मिनेट होने दिया जाता है। लेकिन कहीं कहां पर क्या करते हैं? सबसे पहले नर्सरी में पौध तैयार करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसी फील्ड पर। तो पौध तैयार करना का क्या है? पौध तैयार करने के लिए नर्सरी वाले खेत में पानी भरकर 2 या 3 खेत की जुताई करते हैं। कहने का मतलब क्या है? जहां पर हमें नर्सरी लगाना है उस स्थान पर पानी भरकर 2 से 3 बार क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं। तत्पश्चात पाटा चलाकर खेत को समतल कर लेते हैं। नर्सरी को 8x1 से 25 वर्ग मीटर बांटकर क्यारी बना लेते हैं। जो हमारा खेत है उसको क्या करते हैं? 8 8 गुणे 1 से 25 वर्ग मीटर बांटकर क्या करते हैं? क्यारी बना लेते हैं। और प्रत्येक क्यारी में 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट या 225 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को मिट्टी में मिला देते हैं।
क्या करते हैं, सबसे पहले 500 ग्राम अमोनियम सल्फेट, यदि आपके पास अमोनियम सल्फेट नहीं है तो 225 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को मिट्टी में मिला देते हैं। धान के अंकुरित बीजों को बिखेर देते हैं। जो धान के हमारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, पहले उन्हें क्या किया जाता है, पानी में 1-2 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिससे क्या हो जाते हैं, बीज हमारे अंकुरित हो जाते हैं। उसके बाद तैयार नर्सरी में क्या कर दिया जाता है, उनको बिखेर दिया जाता है। 20 से 25 दिन बाद पौध रोपने के लिए तैयार हो जाती है। यदि 25 दिन ना पूछे तो 3 से 4 सप्ताह बाद क्या होता है, 3 से 4 सप्ताह बाद 3 से 4 सप्ताह बाद पौध रोपने लायक हो जाती है। कितने सप्ताह बाद, 3 से 4 सप्ताह बाद हमारी पौध रोपने लायक हो जाती है। बात करते हैं आगे। बात हो गई हमारे पौध तैयार करने की। अब बात करते हैं आगे। आगे है भूमि की तैयारी। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। अगला क्या है, अगला है हमारा भूमि की तैयारी। तो जो भूमि की तैयारी करते हैं वो दो रूप से देखने को मिलती है, शुष्क खेती के लिए तैयारी और आर्द्र वाले खेतों के लिए तैयारी। शुष्क खेती के लिए तैयारी और दूसरा क्या है, आर्द्रता वाले खेत की तैयारी। धान की खेती के लिए दो तरह की तैयारियां की जाती है। जो धान है, ये पैडी है, राइस है, उसके लिए दो तरह की तैयारियां की जाती हैं। कौन कौन सी, पहला है हमारा शुष्क खेती के लिए तैयारी, दूसरा है हमारा आर्द्रता वाले खेत की तैयारी। तो शुष्क खेती के लिए तैयारी में क्या करते हैं, गर्मियों में मिट्टी पलट हल मतलब एमबी प्लाऊ क्या करता है, मिट्टी को पलटने का काम करता है। ठीक है, तो एमबी प्लाऊ गर्मियों में एक मिट्टी पलट हल से मिट्टी पलटाई की जाती है। क्या करते हैं, गर्मियों में एक मिट्टी पलट हल मतलब एमबी प्लाऊ का यूज करते क्या करते हैं, मिट्टी को पलटा देते हैं। इस जुताई को ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं। जो गर्मियों में जुताई होती है उसे ग्रीष्मकालीन या समर समर प्लॉइंग कहते हैं। तत्पश्चात 3 से 4 जुताइयां देसी हल से कर देते हैं। पहला क्या हो गया, पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करके मतलब एमबी प्लाऊ से करके, या ठीक है, एमबी प्लाऊ से करके, और क्या करते हैं, 3 से 4 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शुष्क खेती के लिए तैयारी कहते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रता वाले खेती की तैयारी, जहां पर मॉइस्चर रहता है। तो फसल की कटाई के बाद एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके, जब एक फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, एक जुताई मिट्टी पलट हल वाले हल से करके, इसके बाद 20 से 25 सेंटीमीटर पानी भरकर देसी हल से 4 से 5 जुताइयां करना चाहिए। क्या करते हैं, खेत में एक फसल हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, हम हार्वेस्टिंग करने के बाद एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करके, उसके बाद क्या करते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर पानी भरकर देसी हल से 4 से 5 जुताइयां करनी चाहिए। जुताई के लिए कल्टीवेटर का प्रयोग भी किया जा सकता है। जुताई के लिए क्या कर सकते हैं, कल्टीवेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। खेत में पानी भरे रहने पर जुताई से कीचड़ पैदा कर देना चाहिए। जो खेत है, आपने देखा होगा यदि आप अपने घर में पैडी का कल्टीवेशन करते हैं तो क्या कहते करते हैं, सबसे पहले राइस को ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले पडलिंग करते हैं मतलब कीचड़ करते हैं। क्या करते हैं, खेत में पानी भर देते हैं, फिर ट्रैक्टर ट्रैक्टर या बैलों की सहायता से क्या करते हैं, उसमें कीचड़ करने का काम करते हैं। कीचड़ करने से क्या होता है, पानी को मैनेजमेंट किया जाता है, जिससे हमारा पानी क्या ना हो, लीचिंग के द्वारा नीचे ना जाए। ठीक है, मॉइस्चर को मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, कीचड़ या पडलिंग करते हैं। बात हो गई ये, बात करते हैं आगे। खाद एवं उर्वरक। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा खाद एवं उर्वरक। तो धान के लिए 20 गाड़ी गोबर की खाद, अभी कल ही हमने डिस्कस किया था खाद के बारे में, मैन्यूर्स के बारे में। तो मैन्यूर्स क्या है, आयतन में अधिक होती हैं तथा पोषक तत्व बहुत कम मात्रा में होते हैं, यही होता था ना। तो देखो कितनी मात्रा में डालना पड़ता है, 20 गाड़ी गोबर की खाद, 55 किलोग्राम नाइट्रोजन,
30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास उर्वरक की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए क्या क्या करते हैं? 15 से 20 गाड़ी गोबर की खाद, 20 गाड़ी गोबर की खाद, इसके बाद 55 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 25 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। बीजों को उपचारित करने के लिए 2.5 ग्राम एग्रोसीन जीएन प्रति किलोग्राम की दर से मिलाते हैं। सीड उपचार के लिए क्या करते हैं? आप किसका यूज कर सकते हैं? एग्रोसीन। एग्रोसीन 2.5 ग्राम का 2.5 ग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, तो किससे सीड ट्रीटमेंट करते हैं? एग्रोसीन से करते हैं। कितना करते हैं? 2.5 ग्राम से हम सीड को ट्रीट करते हैं। बात करते हैं आगे उन्नतशील जातियां जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी यदि आपसे कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन पूछा जाता है तो उसमें 1 या 2 नंबर का उसका क्या रहता है? आपका वैरायटी का नंबर रहता है। क्योंकि अब किस तरह क्वेश्चन पूछता है? अब अधिकांशतः क्वेश्चन पॉइंट में पूछता है। पहला पॉइंट बना देगा उसका वानस्पतिक नाम फैमिली लिखिए, दूसरा पॉइंट बना देगा उसकी वैरायटी लिखिए, तीसरा पॉइंट बना देगा उसकी उपज लिखिए, अगला पॉइंट बना देगा उसके कीट और रोग लिखिए। इस तरह 4-5 पॉइंट बनवा देगा और क्या कह देगा? क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसकी वैरायटियां कौन कौन सी हैं? देखो, पहला बात करते हैं सांकेत 4, सफरी 17, IR 29, IR 8, पूसा, बासमती, क्रांति आदि। कितनी है? देखो, साकेत 4 हो गया, सफरी 17 हो गया, IR 29 हो गया, IR 8 हो गया, पूसा हो गया, बासमती हो गया और क्या हो गया? क्रांति हो गया। ये है हमारी राइस की वैरायटी। अब क्या करना पड़ेगा? आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं आगे। यदि नहीं याद हो तो एक और लिखवा दूं क्या? संकेत 4, जया, जया, रत्ना, सोना। ठीक, यदि वो वाली वैरायटी नहीं याद हो तो इस तरह इन वैरायटियों को याद कर लेना। साकेत 4, जया, रत्ना, सोना, IR 8, ये तो सभी को याद रहती है। बासमती सभी को याद रहती है। ठीक है, तो इस तरह इन वैरायटियों को आप याद कर सकते हैं। देखते हैं आगे। अब बचा है हमारा ट्रांसप्लांटिंग या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? रोपाई। देखो यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है। क्या कर रहे हैं? एक खेत में कीचड़ कीचड़ किया हुआ खेत है जिसमें पानी भरा हुआ, उसमें क्या कर रहे हैं? धान को ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। बात करते हैं ट्रांसप्लांटिंग की। तो जब पौधा 20 से 25 दिन या क्या होता है 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तो वह पौधा क्या हो जाता है? खेत में रोपने लायक हो जाता है। जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो रोपाई कर देनी चाहिए। जुताई की गई खेत में स्पेसिंग कितनी रखते हैं रोपाई के लिए? 20 × 10 सेंटीमीटर रोपाई के लिए स्पेसिंग रखते हैं। 20 क्या है? लाइन टू लाइन, मतलब लाइन टू लाइन। और 10 क्या है? यह है हमारी प्लांट टू प्लांट। पौध से पौध की दूरी और रोह से रोह की दूरी रखते हैं। कितनी रखते हैं? 20 × 10 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है, पौध को 2 से 3 सेंटीमीटर ज्यादा गहराई नहीं रोपना चाहिए। पौध को क्या करना चाहिए? 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा गहराई पर नहीं रोपना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रोपते समय में पानी की तह पतली होनी चाहिए। मतलब यदि यदि आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो उस समय क्या होना चाहिए? पानी कम मात्रा में भरा हुआ होना चाहिए। यदि ज्यादा भरा होगा तो पौधे क्या होंगे? आपके छोटे छोटे होंगे, जिससे पानी भरा होने के कारण क्या हो जाएगा? पौध सड़ने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे।
तो वो बात हो गई हमारे राइस की, राइस वहां से कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम मूंग की, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम, ठीक है। हमने राइस को अच्छे से समझ लिया, देख लेना उसको एक बार और अच्छे से। और जो भी पढ़ा रहे हैं आप इनको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब भी एग्जाम देने जाते हैं एक बार देख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं मूंग की, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, बहुत खाते हैं मूंग की दाल, जिसमें कहते हैं सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, मूंग को सबने देखा होगा, जो गांव से होंगे उन्होंने फलियां भी खाई होंगी, उसके दाने भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो बात करते हैं मूंग की, ठीक है। तो मूंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रीन ग्राम कहते हैं। तो बात करें इसके बोटेनिकल नेम की, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, बिगना मूंगो, सॉरी बिगना रेडिएटा होता है। मूंग का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बिगना रेडिएटा होता है। इसकी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनेसी या फैबेसी होती है। बिगना रेडिएटा, मूंग का बोटेनिकल नेम क्या होता है, बिगना रेडिएटा, रेडिएटा होता है। फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी होती है। अब आपसे बात करें क्रोमोसोम नंबर की, क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 22 होते हैं। कितने होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 22 होते हैं। अब बात करते हैं मूंग की उन्नतशील किस्में, कि मूंग की कौन कौन सी वेराइटियां है। आपसे वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूंग की 4 वेराइटियों को लिखिए। तो मूंग की देखते हैं कौन कौन सी वेराइटी है, पूसा है, बैसाखी है, PS16 है, PDM 11 है, क्या है, PDM 11 है, G65 है, PS10 है, क्रांति है, शीला है, कृष्णा है, आदि। अब आपको इन वेराइटियों को याद करना पड़ेगा। पूसा है, बैसाखी है, PS16 है, PDM 11 है, G65 है, PS10 है, क्रांति है, शीला है और कृष्णा है। अब बात करते हैं उपज प्रति हेक्टेयर, कि मूंग से हमें कितनी उपज मिलती है। तो जो औसत उपज है मूंग की, 8 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाती है, यदि उसे हम सिंगल क्रॉप के रूप में या सोल क्रॉप के रूप में यूज करते हैं। सिंगल या सोल क्रॉप मतलब उसी क्रॉप को उगाना, उसके साथ किसी दूसरी क्रॉप को ग्रो नहीं करना, ठीक है। तो यदि हम क्रॉप को क्या करते हैं, सिंगल रूप में ग्रो करते हैं या सोल क्रॉप रूप में ग्रो करते हैं, तो उससे उपज कितनी मिल जाती है, 8 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाती है। यदि हम फसल को मिश्रित रूप से बोते हैं, मिक्स रूप में बोते हैं, तो 3 से 4 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज मिल जाती है। अब मिश्रित रूप मतलब, जैसे मैंने मूंग के साथ मक्का बो दिया, मूंग के साथ ज्वार बो दिया, ठीक है, मूंग के साथ उड़द को बो दिया। तो जब हम दो क्रोपों या दो से अधिक क्रोपों को मिश्रित करके बोते हैं, तो उसकी उपज कितनी मिलती है, 3 से 4 कुंटल मिल जाती है। बात करते हैं आगे। तो हमने किन किन पॉइंट की बात कर ली, पहला वानस्पतिक नाम, दूसरा कुल, तीसरा मूंग की उन्नतशील किस्में, चौथा क्या है, उपज प्रति उपज। अगले बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा खाद एवं उर्वरक की मात्रा। क्या है, खाद एवं उर्वरक की मात्रा। तो देखो, ये जो हमारी मूंग है, ये क्या है, एक पल्स क्रॉप है। आपको भी पता है कि पल्स क्रॉप में नाइट्रोजन या फास्फोरस या पोटास बहुत कम मात्रा में देने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि यह एक लेग्यूम क्रॉप है। मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो नाइट्रोजन की कम मात्रा में देने की जरूरत तो पड़ती ही है, ठीक है। बात करते हैं फिर भी 15 से, यदि क्या है, 50 से 60 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। यदि मूंग से हमें अच्छा प्रोडक्शन चाहिए है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, 50 से 60 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए, जिससे अधिक उपज पैदा होती है। दलहनी फसल होने के कारण इसमें इसे नाइट्रोजन विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या है,
दलहनी फसल या लेग्युम क्रॉप होने के कारण इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कम देने की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी अच्छी उपज के लिए, फिर भी कमजोर भूमि में पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए? 50 से 60 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद देना चाहिए। यह एक लेग्यूम क्रॉप है जिसमें इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है। फिर भी अच्छे प्रोडक्शंस के लिए, अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन कितना देना चाहिए? 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। कितना? 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहिए। 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस देना चाहिए और 30 से 40 किलोग्राम पोटास देना चाहिए। ये बात हो गई हमारे खाद एवं उर्वरक की। बात अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है बीजोपचार, जिसे हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो बुआई से पहले थाइराम 3% या 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को उपचारित करके बुआई करना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है सीड ट्रीटमेंट के लिए कि 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, किससे? थाइराम या कैप्टॉन या मेनेव या जेनेव की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? सीड को ट्रीट कर सकते हैं। कितने ग्राम से? 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से, मतलब 3 ग्राम लेंगे तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। और इसमें क्या बचा? पहले राइजोबियम कल्चर से उपचार करना चाहिए। बुआई से पहले क्या करना चाहिए? राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर क्या करते हैं? यह अधिक मात्रा में बैक्टीरिया राइजोबियम कल्चर को बनाते हैं, बैक्टीरिया को बनाते हैं जो वायुमंडल से क्या करती है? नाइट्रोजन को अधिक मात्रा में फिक्स करने का काम करते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है हमारा बीज की मात्रा प्रति हेक्टर की दर से, मतलब सीड रेट। ठीक है, बात करते हैं मूंग की सीड रेट कि मूंग में कितने किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से सीड की बुआई की जाती है। देखो, खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। और यदि जायद में बात करें, समर सीजन में बात करें, तो 15 से 20 किलोग्राम सीड रेट की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है कि खरीफ में सीड रेट कम और जायद में सीड रेट ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? तो देखो, सीड के जर्मिनेट होने के लिए क्या जरूरत होती है? मॉइस्चर यानी पानी की या नमी की जरूरत होती है। गर्मियों में क्या होता है? पानी बहुत कम मात्रा में होता है। यदि होता भी है तो इतनी तेज धूप निकलती है जिसके कारण क्या होता है? इवेपोरेशन अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है? सॉइल जल्दी सूख जाती है, जिससे क्या होते हैं? अधिक मात्रा में यदि हम बीजों को बोएंगे तब जाके कुछ मात्रा में पौधे ग्रो होंगे। ठीक है, अब बरसात में क्या होता है? जो भी बीज फेंक फेंक दोगे वही बीज क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है? गर्मियों में सीड रेट की ज्यादा आवश्यकता होती है और बरसात में सीड रेट की कम आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सीड रेट क्या है? जो हम खरीफ सीजन में बोएंगे, रैनी सीजन में बोएंगे, उसके लिए 12 से 15 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। और जब हम उसे खरीफ सीजन या समर सीजन में बोते हैं तो उसे 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सीड रेट की आवश्यकता होती है। अब मूंग के महत्व की बात करें तो मूंग का उपयोग हम एक दाल के रूप में करते हैं मुख्यतः। ठीक है, इसमें क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू अधिक मात्रा में होती है। ठीक, पल्स क्रॉप है तो न्यूट्रिशन तो होगा ही। और क्या कर सकते हैं? इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है इसका उपयोग किस में करते हैं? पशुओं को चारे के रूप में करते हैं। तो यही इसका महत्व है। मूंग की मुख्य रूप से दाल के लिए प्रयोग किया जाता है। फसल की पत्तियों और तने जानवरों को चारा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बुआई का समय कि मूंग की बुआई का समय क्या होता है। तो इसकी 2 बार बुआई करते हैं। एक बार आपके रैनी सीजन में, मतलब खरीफ सीजन में, और दूसरा आपके जायद सीजन में। ठीक है, तो समर सीजन, सॉरी, रैनी सीजन या खरीफ सीजन की बुआई कब करते हैं? तो ग्रीष्मकालीन मूंग को मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के मध्य तक करते हैं। जो हम ग्रीष्मकालीन
या जायद क्रॉप कहते हैं, उसमें यदि हम मूंग की बुआई करते हैं तो कब करना चाहिए? मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के मध्य सप्ताह तक कर सकते हैं। यदि हम खरीफ सीजन में कर रहे हैं तो 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुआई की जा सकती है। देखो हमने पॉइंट दो डिस्कस किए। पहला, यदि हम मूंग की बुआई गर्मियों में करते हैं, समर सीजन में करते हैं तो उसमें कब बुआई करना चाहिए? मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के मध्य सप्ताह तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि हम खरीफ सीजन में इसकी सोइंग कर रहे हैं तो 15 जून से 15 जुलाई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, और जो भी नया स्टूडेंट जुड़ता है तो वो खासकर, ठीक है? क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है उनके लिए और आपके लिए सबसे पहले स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक? अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो इसकी खेत के लिए क्या करते हैं? ग्रीष्मकालीन में बुआई के लिए रबी की फसल काट कटने के काटने के तुरंत बाद पलेवा कर देना चाहिए। यदि हमने रबी सीजन में कोई क्रॉप को बोया है, यदि हमें ग्रीष्म सीजन में क्या लगाना है, मूंग को लगाना है, तो क्या करेंगे? हम रबी सीजन की फसल कटने के बाद तुरंत हम क्या कर देंगे? जुताई कर देंगे, और जुताई करने के बाद पलेवा कर देना चाहिए, ठीक? खेत के ओट आने पर, मतलब ताव आने पर, ठीक है, एक बार जुताई मिट्टी पलटने वाले हल या हैरो से तथा दूसरी जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगा देना चाहिए। देखो, मॉइस्चर हुआ, हमने सिंचाई कर दिया। सिंचाई के बाद क्या करना चाहिए? एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करके, उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल से कर देनी चाहिए, और उसके बाद खेत में पाटा लगा देना चाहिए। पाटा से क्या होता है? खेत समतल हो जाता है तथा वह सॉइल की परत को ढक लेता है, जिससे क्या होता है? इवेपोरेशन कम होता है, जो आपका मॉइस्चर है वह कम मात्रा में उड़ता है। बात करें खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु की मूंग की कब करनी चाहिए? तो खरीफ ऋतु की मूंग के लिए वर्षा के बाद पहली जुताई मिट्टी पलट हल से तथा एक दो जुताई देसी हल से करने के बाद बुआई कर देनी चाहिए। यदि हम खरीफ ऋतु में बुआई करते हैं तो एक जुताई मिट्टी पलट हल से करके 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करके इसकी बुआई कर देनी चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात करते हैं इसके कीट एवं रोग कि इसके कीट कौन कौन से होते हैं और इसके रोग कौन कौन से होते हैं, और कीट एवं रोगों के कंट्रोल करने की क्या उपयोग करते हैं, ठीक? तो बात करते हैं मूंग के कीट की। तो मूंग में कीट कौन कौन से लगते हैं? फली बीटल, कंबल कीट, एफेड और जैसिड। कौन कौन से कीट लगते हैं? फली बीटल लगता है, कंबल कीट लगता है, एफिड लगता है और जैसिड लगता है। इसको कंट्रोल इन इन इंसेक्टों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान 35 सीसी 1.25 लीटर प्रति हेक्टर 1000 लीटर पानी में घोल घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इन इंसेक्टों का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हम एंडोसल्फान 35 सीसी एक 1.25 लीटर प्रति हेक्टर की दर से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके रोगों के बारे में। तो इसके रोग कौन कौन से हैं? पर्ण धब्बा रोग जिसे लीफ स्पॉट कहते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोग, विषाणु मोजेक रोग, ठीक है, और चारकोल रोग। चारकोल विगलन क्या है? चारकोल विगलन। तो इसके रोग कौन कौन से हैं? पर्ण धब्बा जिसे लीफ स्पॉट बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू, विषाणु मोजेक रोग और चारकोल विगलन रोग। तो ये हो गए इसके रोग। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसकी रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम जिंक मैग्नीज कार्बोनेट का प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं इन रोगों की रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम क्या जिंक मैगजीन जिंक मैगजीन कार्बोनेट क्या करना चाहिए? जिंक मैग्नीज
कार्बोनेट का प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए। ठीक, ये हो गई हमारे मूंग की बात। अब देखते हैं आगे, अगली क्रॉप है हमारी सोयाबीन। जितनी भी क्रॉपें लाए हैं सब क्रॉपें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन तीन चार क्रॉपों में पक्का है कि आपको एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सो क्लास जो भी देखता हो तो लास्ट तक देखना, आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान क्या होता है, एक जहर के समान होता है। तो सोयाबीन की बात करें, ठीक है, सोयाबीन को इंग्लिश में भी सोयाबीन ही कहते हैं। ठीक है, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसकी फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। क्या होती है, लेग्यूमिनेसी या फैवेसी होती है। अब बात करते हैं इसकी उन्नतशील किस्मों के बारे में। वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन, उसका फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। अब बात करते हैं इसकी वैरायटियों के बारे में। तो इसकी वैरायटी कौन कौन सी हैं, जवाहर है, अंकुर है, गौरव है, दुर्गा है, GS 335 है, JS 9305 है। इसकी कौन कौन सी वेराइटियां हैं, देखो ग्लाइसिन मैक्स की। ग्लाइसिन मैक्स की जवाहर है, अंकुर है, गौरव है, दुर्गा है, JS 335 है, JS 9305 है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा सीड रेट, बीज दर। ये क्या होती हैं, ये होती हैं हमारी वेराइटियां। अब सीड रेट की कितनी आवश्यकता होती है, तो इसकी बुआई के लिए 45 से 80 केजी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 45 से 80 केजी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज की आवश्यकता होती है। उपज की बात करें तो इससे यील्ड कितनी प्राप्त होती है, तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ हमने किन किन पॉइंटों के बारे में बात करा, सोयाबीन का बोटेनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनेसी होती है। और नस्ल किस्में कौन कौन सी हैं, जवाहर है, अंकुर है, गौरव है, दुर्गा है, JS 335 है, JS 9305 है। बीज दर कितनी रहने वाली है, 45 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से होती है। उपज कितनी मिलती है, 30 से 35 कुंटल इसकी उपज मिलती है। 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टर की दर से इससे उपज मिलती है। बात करते हैं आगे, इसके लिए भूमि सॉइल की आवश्यकता। इसके लिए कैसी सॉइल होना चाहिए, ठीक, तो कैसी सॉइल होना चाहिए, सोयाबीन की खेती के लिए खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। सोयाबीन की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। हल्की का मतलब भार में हल्की नहीं, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो, ज्यादा जल धारण क्षमता करने वाली ना हो, पानी ज्यादा भराव करने वाली ना हो, उन्हें हल्की मृदाएं कहते हैं। जैसे आपकी वो कंकड़ीली वाली मृदाएं होती हैं, लेटराइट मृदाएं होती हैं, ठीक है, पीली मृदाएं होती हैं, तो हल्की सॉइल में आती हैं। ठीक, तो सोयाबीन की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन हल्की मृदाएं अच्छी समझी जाती हैं। दोमट, मटियार दोमट, दोमट या मटियार दोमट और अधिक उर्वरता वाली कपास की काली मिट्टी वास्तव में आदर्श मिट्टियां कही जाती हैं। इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी होती है। यदि दोमट ना हो तो मटियार दोमट भी अच्छी है। यदि मटियार दोमट भी ना हो तो कौन सी, अधिक उर्वरता वाली कॉटन, ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे हम कपास की काली मिट्टी कहते हैं, वह सॉइल क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसकी खेती कितनी सॉइल में की जा सकती है, मटियार दोमट में की जा सकती है, मटियार दोमट में की जा सकती है, और काले कपास, कपास की काली मिट्टियों में भी इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। ठीक है, जिसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं या ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी।
तो खेत की तैयारी में क्या है, एक गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से करके 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके खेत में पाटा चला देना चाहिए। फिर भी देखो, गहरी भूमियों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके 2 से 3 बार हैरो चलाना चाहिए। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। खेत थोड़ा ढालदार होना चाहिए। ढालदार क्यों होना चाहिए? यदि आपका खेत समतल है तो उसमें पानी भरने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो यदि आपका खेत ढालदार है तो क्या होगा, पानी उसमें ज्यादा रुकेगा नहीं, जिससे आपकी फसल सड़ने से बच जाएगी। ढालदार होना चाहिए ताकि पानी खेत में न रुक सके। बोते समय उचित नमी होना आवश्यक है। यदि खेत में नमी नहीं है तो क्या करना चाहिए, फसल को पलेवा करके बुआई करना चाहिए। ये बात हो गई हमारी खेत की तैयारी की। बात करते हैं अगले पॉइंट की, बुआई का समय। क्या हेडिंग है हमारी, बुआई का समय एवं ढंग। ठीक है, तो इसकी सोयाबीन की बुआई के लिए उपयुक्त समय क्या माना जाता है, लास्ट जून से स्टार्टिंग जुलाई मतलब 15 जुलाई तक इसकी बुआई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। सोयाबीन की निम्न समय में बुआई करनी चाहिए। यदि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में इसकी बुआई कर रहे हैं तो मई के अंतिम सप्ताह से मध्य जून तक की जा सकती है। यदि हम क्या करते हैं, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में इसकी बुआई कर रहे हैं तो मई के अंतिम सप्ताह से मध्य जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि उत्तरीय मैदान और मध्य क्षेत्र में इसकी बुआई कर रहे हैं तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जा सकती है। यदि इस तरह भी ना याद हो तो 30 जून से 10 जुलाई और सोयाबीन की करो बुआई। 30 जून से 10 जुलाई और सोयाबीन की करो बुआई। इस तरह शायरी की तरह इसको याद कर लेना। क्या, 30 जून से 10 जुलाई सोयाबीन की करो बुआई। ठीक, बात करते हैं आगे। सोयाबीन के बीज खरीफ में 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा बसंतकालीन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोए जाएं। रोए टू रोए कितना होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कब, जब आप सोयाबीन की बीज खरीफ में बोते हैं तो 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग रखना चाहिए रोए से रोए की दूरी, और जिसे हम लाइन से लाइन की दूरी कहते हैं। यदि उस क्रॉप को बसंतकालीन में बोते हैं तो उसे हम कितने स्पेसिंग में बोना चाहिए, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। यदि अच्छे से बात करें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 30 से 45 इंटू 4 से 5 सेंटीमीटर पर पौधे की बुआई करना चाहिए। सोयाबीन की कैसे बुआई करना चाहिए, 30 से 45 इंटू 4 से 5 सेंटीमीटर। 30 से 45 मतलब रो से रो की दूरी, और 4 से 5 सेंटीमीटर मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी रखना चाहिए। भूमियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर। यदि आपकी भावर भूमियां हैं, भारी भूमियां हैं, तो उनमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जैसे भारी भूमियां कौन सी होती हैं, जैसे आपकी ब्लैक सॉइल है, ये भारी भूमि होती है क्योंकि इसमें पानी भरने की ज्यादा क्षमता होती है, ये वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो भारी भूमियों में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बुआई छिड़काव विधि हल या सीडड्रिल से पंक्तियों में करते हैं। पंक्तियों में बुआई करना अच्छा रहता है। ठीक है, पंक्तियों में बुआई करने से क्या रहता है, जो इंटर कल्चर ऑपरेशंस करते हैं, जैसे निराई गुड़ाई करते हैं, तो निराई गुड़ाई करने या इंसेक्टिसाइड या वीडीसाइड के छिड़काव में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, बात करें आगे। अगला पॉइंट है हमारा बीज उपचार, सीड ट्रीटमेंट। तो बीज बोने के पहले 3 ग्राम थाइराम अथवा डाइथेन M45 प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। थीरम लिखा है, थीरम या थाइराम होता
है। ठीक है, तो क्या है, बीज बोने से पहले 3 ग्राम थीरम या थाइराम अथवा डाइथेन M45 प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करना चाहिए। इसके पश्चात बुआई से कुछ पहले राइजोबियम कल्चर के 500 ग्राम प्रति 80 किलोग्राम बीज को बीज की दर से बीज उपचार कर देना चाहिए। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सीड ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक में क्या है, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खाद देनी चाहिए। मतलब क्या करवाना चाहिए, हमें सॉइल टेस्टिंग करवाना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारी भूमि में नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है या पोटास की कमी है। जिसकी कमी हो उसी का यूज करें, जिसकी कमी नहीं है उसका यूज ना करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमें मृदा परीक्षण करवा लेना चाहिए। इसके बाद हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास का यूज या फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। फिर भी अच्छी उपज के लिए 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से दे देना चाहिए। कितना, 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से दे देना चाहिए। बात करते हैं अगले पॉइंट की। बात करते हैं इसके रोग की। तो इसके रोग क्या क्या रहने वाले हैं, इसको जो इंपोर्टेंट रोग हैं उन्हीं उन्हीं को देखेंगे। एक है पीला मोजेक रोग, जिसे येलो मोजेक डिसीज के नाम से जाना जाता है। एक है बीज या पौधा सड़न रोग। क्या होता है, बीज या पौधा सड़न रोग, पौध सड़न रोग। पहला डिसीज क्या हो गया, पीला मोजेक रोग। दूसरा हो गया बीज या पौध सड़न रोग। तो पीला मोजेक रोग की रोकथाम के लिए क्या करते हैं, इसकी रोकथाम के लिए बोने के 30 दिन बाद फास्फोमिडोन 100 ईसी की 230 मिली दवा का आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव कर देते हैं। आवश्यकता अनुसार का मतलब क्या होता है, जितनी आपको आवश्यकता है उसको क्वांटिटी में बनाने की। यदि अधिक क्वांटिटी में बनाओगे तो जल्दी मर जाएंगे, तो इस हिसाब से अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रमुख कीट की। तो रोग कीट कौन कौन से हैं, गर्डल बीटल है, तने की मक्खी है, तंबाकू की झल्ली है। क्या है, तंबाकू की झल्ली। रोग कौन कौन से थे, पीला मोजेक, बीज या पौधसड़न रोग। कीट क्या क्या है, गर्डल बीटल है, तने की मक्खी है, तंबाकू की झल्ली है, और क्या, लीफ होल्डर है, लीफ माइनर है, व्हाइट फ्लाई जैसिड है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए इसके मुख्य कीट। बात करते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं खरपतवार के नियंत्रण की, मैनेजमेंट ऑफ वीड या वीड कंट्रोल की। ठीक है, खरपतवार की रोकथाम हेतु 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली बुआई 30 दिन के बाद तथा दूसरी 45 दिन बाद की जाए। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, निराई गुड़ाई के लिए कि पहली निराई बुआई के 30 दिन बाद करना चाहिए तथा दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 45 दिन बाद कर देना चाहिए। यदि हम रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो रासायनिक विधि द्वारा रोकथाम अच्छी रहती है। रसायन बासालिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बुआई से पूर्व भूमि में मिलाना चाहिए। यदि हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करना चाहते कल्चर ऑपरेशंस के द्वारा, तो रासायनिक उर्वरक रसायन का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। किसका यूज करें, बासालिन का यूज करके 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से क्या कर सकते हैं, बुआई से पहले सॉइल में मिला सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे सोयाबीन की। ठीक है, अब इसमें लास्ट में कुछ पॉइंट लेके आया हूं जो आपसे पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में। तो इसमें क्या क्या है, देखो, फसल का नाम, ठीक है, उसके बाद वानस्पतिक नाम, उसका फैमिली और उसकी उन्नतशील कुछ जातियां क्या क्या हैं। पहला, उसका बोटेनिकल नेम, जो जो भी क्रोपे हैं उनका बोटेनिकल नेम, उनकी फैमिली, उनका फैमिली और उनकी उन्नतशील जातियां। ठीक है, तो यह क्या होगा, यह पॉइंट है। बात करते हैं पहले क्रॉप की। पहली क्रॉप है हमारी अरहर। क्या है,
अरहर, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? केजेनस कजान होता है। बोटेनिकल नेम क्या है? बोटेनिकल नेम है हमारा केजेनस कजान। इसकी फैमिली क्या होती है? इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी या फेवेसी। अरहर, अरहर पहली क्रॉप है हमारी अरहर। अरहर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? केजिनस का जान होता है। फैमिली क्या होती है? फेबेसी होती है। अब इसकी बात कर लेते हैं उन्नतशील जातियों की। तो पूसा, अंगेती, प्रभात, बहार और एक वैरायटी यहाँ पे आ गई है उपास 120। कितनी वैरायटी हो गई? पूसा, अंगेती, प्रभात, बहार और उपास 120। अब बात करते हैं अगली क्रॉप की। अगली क्रॉप है हमारी सोयाबीन, जो अभी पढ़ के ही आए हैं। उसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। उसकी वैरायटियों की बात कर लें तो जवाहर है, गौरव है, अंकुर है और शिलाजीत है। इसके बाद बात करते हैं मूंग की। तो मूंग का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बिगना रेडिएटा होता है। इसकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। इसकी वैरायटियां कौन कौन सी हैं? पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, कृष्णा 11, टाइप 1, कृष्णा टाइप 9, पूसा 1 और उज्जैन 4 रहने वाली है। सॉरी, पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, कृष्णा 11 और टाइप, यह किसकी वैरायटियां हैं? यह वैरायटियां हैं हमारे मूंग की। अब बात करते हैं उड़द की। तो उड़द का बोटेनिकल नेम क्या होता है? बिगना मूंगो होता है। अब बच्चा गलती क्या करता है? मूंग का बोटेनिकल नेम लिख देता है बिगना मूंगो और उड़द का बोटेनिकल नेम लिख देता है बिगना रेडिएटा, जो कि गलत है। जस्ट उसका अपोजिट है। यदि मूंग का पूछे तो बिगना रेडिएटा, उड़द का पूछे तो बिगना मूंगो। तो उड़द की फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होती है। इसकी वैरायटियां कौन कौन सी हैं? कृष्णा है, टाइप 9 है, पूसा 1 है और उज्जैन 4 है। अब बात करते हैं धान की। धान की भी अभी पढ़ के आए हैं। बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजस अटाइवा होता है। फैमिली क्या होती है? ग्रेमनी या पोएसी होती है। इसकी वैरायटियां क्या हैं? मनहर है, पूसा, बासमती है, जगन्नाथ है और मधुकर है। तो ये हो गई हमारी आज की क्लास कंप्लीट। ठीक है, जो भी था एक बहुत लंबी क्लास थी, लेकिन फिर भी इस यूनिट से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, पक्का है कि इस स्लाइड से आपको 5 नंबर का दे के जाने वाली है। सो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।